गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो दोस्तों, हम रेगुलर करंट अफेयर्स स्टडी करते हैं। तो हम आज बात करेंगे 29-30 मई के करंट अफेयर्स की, जो कि हमने कल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाए थे किसी कारण से, तो इसलिए आज 2 दिन की पढ़नी होगी हमें 29 और 30 मई के करंट अफेयर्स। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खीर भवानी मेला किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, खीर भवानी मेला की बात आपके सामने आई है, तो आपको जवाब देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों, खीर भवानी मेला कौन से राज्य में हर वर्ष आयोजित होता है? ये होता है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, अभी जम्मू कश्मीर है जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और यहाँ से जो अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, और इसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के एकीकरण की वजह से भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और लोहा पुरुष भी कहा जाता है इंडिया का। दोस्तों, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, इसलिए बिस्मार्क की संज्ञा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। थोड़ा हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि भाई 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया। यहाँ के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। यहाँ पर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है दोस्तों, डल झील पर। ये CGL में भी पूछा गया था अभी हाल ही में। और यहाँ की योजनाओं की बात करते हैं, परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, एक किशन गंगा है, राटले है, ये भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक केसर का उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए, वीर सावरकर जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों, 25 मई, 26 मई, 27 मई या 28 मई को। तो देखिए, वीर सावरकर जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों? 28 मई को। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा हम वीर सावरकर जी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के भागुर ग्राम में हुआ था। तो दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का कौन सा ज़िला? नासिक ज़िला, और भागुर ग्राम में हुआ था 28 मई 1883 को। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, इनकी पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 1910 में सावरकर जी हैं जो इंडिया हाउस के साथ जुड़ गए थे। इंडिया हाउस के साथ जुड़ने के कारण 1910 में तो इनको क्या किया गया दोस्तों? गिरफ्तार किया गया। आगे हम बात करते हैं। वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार थे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, वर्ष 1923 में उन्होंने हिंदुत्व शब्द की व्याख्या की और कहा कि भारत केवल उन्हीं लोगों का है जो इसे पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं। उन्होंने दोस्तों ये कहा था कि भारत उन्हीं लोगों के लिए है जो इसे पितृभूमि और पवित्र भूमि मानते हैं। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और हिंदुओं और मुसलमानों के लिए 2 अलग राष्ट्रों की बात कही गई थी, जिसे 1937 में हिंदू महासभा ने एक संकल्प के माध्यम से पारित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। तो 26 फरवरी 1966 को सावरकर जी का निधन हो गया था। वर्ष 2000 में अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित हवाई अड्डे का नाम भी बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
जो अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर हवाई अड्डे का नाम अब फ़िलहाल क्या कर दिया गया है दोस्तों, 2000 में ही चेंज किया गया था। उसका नाम है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये 29 मई को मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसे किसके द्वारा मनाया जाता है, UN यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए ये 29 मई को मनाया जाता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ क्या मनाता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई है दोस्तों, इस बार की थीम रखी गई है 2020 की थीम, वुमेन इन द पीस कीपिंग ए की टू पीस। तो दोस्तों क्या कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं क्या हैं भाई, एक शांति की चाबी हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता वाली पन बिजली परियोजनाओं एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों ये किस कंपनी के साथ समझौता किया है, 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किसके साथ किया जाएगा दोस्तों। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NBPCL, NTPC या BHEL। तो दोस्तों ये किसके साथ किया है, NBPCL के साथ, यानी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ। और दोस्तों ये जो NBPCL है ये मध्य प्रदेश की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं, इस समझौते के तहत वित्त पोषित की जाने वाली कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं और भी हैं दोस्तों। एक तो 22,000 करोड़ रुपए का मतलब NBPCL के साथ मतलब वो समझौता हुआ है, और बाकी कुछ परियोजनाएं और भी इसमें शामिल की गई हैं। बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना डिंडोरी, आपसे पूछा जाएगा बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना डिंडोरी किस राज्य में है, तो ये भी मध्य प्रदेश की है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए चिंकी बोरस बहुउद्देशीय परियोजना नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं शक्कर पेंच लिंक नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों दूधी परियोजना छिंदवाड़ा, होशंगाबाद। तो ये सारी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान हैं, यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं, कैपिटल भोपाल है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर पाए जाते हैं, जैसे पेंच टाइगर रिजर्व भी है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, और एक यहाँ पर दोस्तों संजय गांधी है, और भी बहुत सारे हैं, आप देख लेना कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए वित्त मंत्री, RBI के गवर्नर, वित्त सचिव, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन करता है, वित्त मंत्री। और अभी हाल ही में भारत की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अन्य सदस्य होते हैं, RBI के गवर्नर होते हैं, जो अभी फ़िलहाल कौन है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। और दोस्तों सेबी के अध्यक्ष भी होते हैं इसमें शामिल। सेबी के अध्यक्ष अभी कौन है दोस्तों, सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। तो देखिए थोड़ा देख लेते हैं, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। ये सांविधिक निकाय नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे हम बात करते हैं तो देखिए इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसके सदस्यों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव या आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष यानी सेबी के अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को 18वें स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 18वें जो स्क्वाड्रन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1965। ये आपको ध्यान रखना है और ये सुलूर तमिलनाडु में है दोस्तों। तो देखिए ये स्क्वाड्रन सुलूर बेस तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ के सीएम हैं E.K. पलानीस्वामी, यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ की कैपिटल है दोस्तों चेन्नई, यहाँ का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों त्यौहार पोंगल है और यहाँ का नृत्य भारतनाट्यम है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। लाख का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? लाख से संबंधित जो पॉइंट है ये चर्चा में है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ ने, मैंने 2 ही दिन पहले आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को क्या कर दिया है दोस्तों, कृषि उद्योग के क्षेत्र में मतलब शामिल कर दिया है दोस्तों, उद्योग का दर्जा दे दिया है। तो इसलिए आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है लेसीफर लाखा, ऑप्शन बी है केरिया लेका, ऑप्शन सी है ट्रीटिकम जाति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाख का क्या नाम है? लेसीफर लाखा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए हाल ही में सलमान खान ने ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों FRSH, बायोकॉन, बीइंग ह्यूमन, नन। तो दोस्तों अभी जो किया है वो जिसका क्या नाम है? FRSH। दोस्तों ये सैनिटाइजिंग का काम करेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पहले इनका एक और ब्रांड चलता था बीइंग ह्यूमन, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं तो देखिए हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। ओलंपिक चैनल कमीशन, बहुत सारे चैनल कमीशन होते हैं दोस्तों, उसमें से ओलंपिक चैनल कमीशन का क्या सदस्य किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? जो भारत का ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा जी, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलंपिक कमेटी का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूँ 18 मई 1904, ऑप्शन बी 23 जून 1856, ऑप्शन सी 23 जून 1894, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1890। तो दोस्तों 23 जून 1894 को ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर लुसान स्विट्ज़रलैंड में है दोस्तों, लेकिन गठन इसका कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। इसके अभी जो चेयरपर्सन है दोस्तों, अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाच हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 को हुआ था, इसके अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। आगे बात करते हैं तो हेडक्वार्टर लुसान में, लुसान कहाँ है दोस्तों? स्विट्ज़रलैंड में है। और अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हम बात करते हैं दोस्तों। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 को। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? नरेंद्र बत्रा। और महासचिव कौन है? महासचिव है राजीव मेहता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए नेशनल गेम्स 2020 कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गए हैं, ये किस राज्य में होने वाले थे? तो नेशनल गेम्स को दोस्तों, ये क्या है कि नेशनल गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 1924 से। नेशनल गेम्स की शुरुआत 1924 से हुई थी दोस्तों, और ये बीच बीच में कई वर्षों तक नहीं करवाए जाते हैं।
अभी भी 2015 के बाद 2020 में होने वाले थे, लेकिन ये भी कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिए गए। लेकिन ये होने वाले कहाँ थे दोस्तों, तो ये गोवा में होने वाले थे। ठीक है, बात करते हैं 2020 के गोवा में होने वाले थे। अब देखते हैं होंगे या नहीं होंगे। 2021 के छत्तीसगढ़ में, 2022 के मेघालय में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको अभी तो इसका आंसर तो गोवा देना है। बाकी 2021 पूछा जाए छत्तीसगढ़, 22 पूछा जाए तो मेघालय। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और गोवा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो गोवा के अभी सीएम कौन है? गोवा के सीएम प्रमोद कुमार सावंत हैं। यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक हैं। कैपिटल पणजी है, और यहाँ की जो प्रसिद्ध नदी है दोस्तों वो मंडावी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए अब हम बात करते हैं जो आपसे हमने प्रीवियस डे में क्वेश्चन पूछा था कि दहिंग पटकाई अभ्यारण्य अवैध कोयला खनन के लिए, मतलब यहाँ पर अवैध कोयला खनन किया जा रहा है, तो ये कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये किस राज्य में, आपने कई स्टूडेंट ने बेहतरीन आंसर दिया है, बहुत ज़बरदस्त लिखा है। आप सब भी लिखा करें और अपनी स्थिति को अच्छा करें, बेहतरीन करें, हर टॉपिक पर मजबूत पकड़ करें। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? असम में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राम किंकर बैज, इनके ऊपर आपको 100 शब्द लिखने थे। तो देखिए राम किंकर बैज के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NMGA द्वारा राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के अवसर पर वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए राम किंकर बैज एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार और चित्रकार थे। तो दोस्तों आपको अन्य एग्जाम्स में यदि आपको आंसर देना है तो आपको यही पता होना चाहिए कि राम किंकर बैज क्या थे, एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार और चित्रकार थे। लेकिन यदि आपको UPSC वगैरह लिखना है तो आपको बाकी बातें भी, फैक्ट भी पता होने चाहिए कि जैसे राम किंकर बैज का जन्म पश्चिम बंगाल के बांकुरा ज़िले में हुआ था। वे ऐसे परिवार से थे जो बहुत गरीब था, उनकी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति दोनों ही क्या थी दोस्तों, कमज़ोर थी। किंतु वह अपनी प्रतिभा के बल पर भारतीय कला के सबसे प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक वादियों में स्वयं को शुमार करने में सफल रहे। बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 1925 में उन्होंने शांति निकेतन स्थित कला विद्यालय यानी कला भवन में प्रवेश लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में कला से संबंधित अनेक बारीकियां सीखी। कला भवन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही वे संकाय के एक सदस्य बन गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उन्होंने नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ मिलकर शांति निकेतन को आज़ादी पूर्व भारत में आधुनिक कला के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाने में अग्रणी भूमिका अदा करी थी दोस्तों। वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय कला में उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। तमाम उपलब्धियों और प्रसिद्धियों के बाद 2 अगस्त 1980 को राम किंकर बैज का निधन हो गया। तो देखिए मेन बातें आपको यही ध्यान रखनी है दोस्तों यहाँ से कि वो क्या थे, प्रतिष्ठित मूर्तिकार थे, चित्रकार थे दोस्तों। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के बांकुरा ज़िले में हुआ था। उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दोनों ही दयनीय थी, इसीलिए वो, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल के दम पर ही काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। फिर 2 अगस्त 1980 को राम किंकर बैज का निधन हो गया। तो देखिए दोस्तों आज मैं आपको 2 क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लगातार वीडियो को शेयर करते रहें। दोस्तों आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ,
करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं आपको स्पेशलाइज। मैं पूरा टाइप करता हूँ करंट, एक एक पहले नोट्स तैयार करता हूँ पेपर्स से, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, PIB है, ऑल इंडिया रेडियो है, मनी कंट्रोल है, बिजनेस स्टैंडर्ड है। ये सारे ऑथेंटिक जो सोर्स हैं वहाँ से मैं पहले तो नोट्स तैयार करता हूँ। उसके बाद आपके लिए मैं टाइप करता हूँ, टाइप करने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और फिर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो दोस्तों ये केवल किसी अन्य चैनल की तरह नहीं है कि सीधा उठा के आपको दे दिया, बहुत मेहनत लगता है। इसलिए आप पूरा पढ़ा करो, पूरा देखा करो और वीडियो को लगातार शेयर करते रहा करो दोस्तों। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।